हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हो भाई सब लोग? क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बढ़िया हो एकदम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक दिन के रेस्ट के बाद एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बात करने वाले हैं आज चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक की। यस। हाँ जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए जनाब, आप लोग कैसे हो सब लोग भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थोड़ा ठीक है आज। आज सुधार है मेरी तबीयत में। की वजह से मैं क्लास लेने आ गया आज। हाँ हाँ। तबीयत ठीक है दादा आज थोड़ी। कल से बेटर है। हाँ जी। अरे भाई, आवाज धीरे ही आएगी आज ऐसे ही। हाँ। वो तो आवाज वाला फिल्टर है ना, वो खराब हो रखा है अभी। हाँ। तो इस वजह से ना थोड़ी आवाज धीरे ही आएगी। ठीक है। अपना जो भी वॉइस वॉइस है आपके पास, अगर है कोई सामान बढ़ाने वाला वॉइस तो वो बढ़ा लो। नहीं तो आवाज इसी तरह की आएगी। ठीक है। ठंड बहुत ज्यादा है, हाँ, आप लोग ध्यान रखें भाई ठंड का। आप लोग बोल रहे होंगे सर हमें ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, खुद का पता ही नहीं है। भाई मैं तो चलो अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, 2-4 दिन परेशान होके दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ना, अफोर्ड करना। यस। कल मैच खेलने? नहीं भाई, कल नहीं जाऊंगा मैं मैच खेलने। मैं नहीं जा रहा कल मैच। कल सुबह क्लास भी तो है यार। अब रोज 2-2 दिन तो 2 क्लास होती है कम से कम। ढाई क्लास होती है, मतलब 3 ही मान लो, ढाई क्या। है ना। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम लोग आज से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है एक छोटा चैप्टर है। यस। और इस चैप्टर में आपके जो नंबर ऑफ लेक्चर्स लगने वाले हैं वो है 3 से 4। है ना, 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर्स हैं। अगर मान लो 2-2 घंटे के होते तो मैं इसको 3 लेक्चर में बड़े आराम से निपटा देता, लेकिन हो सकता है कि इसमें चौथा लेक्चर भी आ जाए, क्योंकि अपने टाइम 1.5-1.5 घंटे का लेक्चर चल रहा है इसमें। दूसरी चीज मैंने आपको एक और चीज भी बता दी थी कि भाई जो अपना सिलेबस कंप्लीशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक हो जाएगा, है ना। हम लोग करेंगे पूरा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक खत्म हो जाए। ठीक है। हाँ। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आसान है वैसे तो। मैं चैप्टर बोलूंगा, पूरा थ्योरी है इसमें। और शुरू की जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स से अगर मैं बात करूं मेटेलिक बॉन्ड के बारे में, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, या फिर एटॉमिक रेडियस के बारे में, ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अरे ये कब पढ़ा दिया आपने? याद करो। केमिकल नहीं, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, हाँ, मेटेलिक बॉन्ड मैंने आपको केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया था। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वहां पर मैंने एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर लिखवाए थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर लिखवाए थे, जो अपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। एफ का तो नहीं पढ़ना हमें, है ना, डी के बारे में ही पढ़ना मेनली। ऑल राइट। और इस चैप्टर में सबसे लास्ट में ना कुछ कंपाउंड्स है ना, कुछ कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वो जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो अच्छे से देखना है। जैसे लास्ट में आता है आपका केमेनोफोर आता है ना, लास्ट में आपका K2Cr2O7 आता है। ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, और क्योंकि ये टाइट्रेशन वगैरह में भी यूज होते हैं, है ना, ये टाइट्रेशन वगैरह में भी यूज होते हैं, तो ये हम लोग इस समय करने वाले हैं। ऑल राइट। तो ये आसान चैप्टर लगेगा आपको, मुश्किल चैप्टर नहीं लगेगा। थ्योरी है, हाँ ऑब्वियस है, वो थ्योरी है। और थ्योरी को समझा मैं दूंगा। ऑल राइट। और इसकी जो लाइंस हैं थ्योरी की, वो मैंने एनसीईआरटी से उठाई हैं। कुछ चीजें अलग भी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, उसको हम लोग वैसे ही करते हैं, कवर करते ही हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है। डन। सोल्ट एनालिसिस बेटा, सोल्ट एनालिसिस वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं हुआ करता था, है ना। एक टाइम था जब जेई मेंस में सोल्ट एनालिसिस नहीं होता था, लेकिन इस बार सोल्ट एनालिसिस डाल दिया भाई, अब क्या करें। इस बार सोल्ट एनालिसिस। ऑल राइट। लेकिन हालांकि सारे आयंस नहीं है, है ना, सारे आयंस नहीं है सिलेबस का पार्ट, कुछ आयंस है जो मेंस के सिलेबस का पार्ट है।
है ना, तो उसको भी हम लोगों को देखना है, वो भी हम लोग देखेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। ऑल राइट, करेंगे फिर सेशन को स्टार्ट अगर आप लोग कहो तो। हाँ बेटा, नोट्स इनफ है यार, नोट्स हमेशा से इनफ होते हैं, नोट्स हमेशा से इनफ होते हैं भाई। यस, आ जाओ। चलिए फिर करते हैं सेशन को स्टार्ट। क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से, हालांकि आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो, एक बार फिर मैं करवाऊंगा। और इसमें सबसे पहले आज जो हम लोग पोर्शन करेंगे वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो, डी एंड एफ में से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो तो आधे घंटे का टॉपिक है, यूं मान लो, है ना, कितने का है, आधे घंटे का, है ना। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट वैसे ही समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, है ना, ये इन सारों की बात हम लोग करने वाले हैं। ऑल राइट, आइए। तो सबसे पहली चीज डी ब्लॉक एलिमेंट से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, सारे लोग इधर बने रहिए, है ना, सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ हो, इधर उधर कोई नहीं देखेगा। यस, हाँ, आओ देखें। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, कब तक होगा, क्या कब तक होगा बेटा, अरे बता तो दिया। अरे 3 से 4 चैप्टर में, 3 से 4 लेक्चर में खत्म होगा ये वाला चैप्टर, भाई छोटा चैप्टर है यार, और कैसे करवाएं मतलब। आओ। हाँ, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल के बारे में देखो, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोगों को बताया कि भाई ये जो पोजीशन होती है इसकी, वो होती है ग्रुप नंबर 3 से लेके, है ना, और ग्रुप नंबर 12 तक, यही होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, है ना। ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो यहाँ होते हैं, ये हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर इसी में आप लोग देखो, है ना, पीरियोडिक टेबल आप सब लोगों को पता है। यस, पीरियोडिक टेबल जो होती है वो आप सब लोगों को पता है, उसके नीचे दो सीरीज अलग से बनी होती है ना, दो सीरीज अलग से बनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं, एक होती है 4F सीरीज और एक होती है 5F सीरीज। ये जो एलिमेंट्स होते हैं दादा, इनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यस, ये भी हम सब लोग जानते हैं, ये भी हम लोग सब लोग जानते हैं। और जो 4F सीरीज है इसको लेंथेनॉइड सीरीज भी बोला जाता है ना, लेंथेनाइड बोल दो, लेंथेनॉइड बोल दो, है ना, लेंथेनाइड सीरीज भी कहो, आपकी श्रद्धा है। और यह है एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। ये हम सब लोगों को पहले से चीजें पता थी। डन, ठीक है साहब। इसमें आपको यह भी पता है कि जो ग्रुप 12 के इधर आता है वो कौन आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। यस, ग्रुप 12 से आगे 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। और सर इधर ग्रुप 1 और 2 जो होते हैं ये कौन से एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ये भी हम लोगों को पता है पहले से। डन। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें एलिमेंट्स की 4 सीरीज होती हैं, है ना, जिसको क्या क्या बोला जाता है, एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, एक होती है 5D सीरीज, और एक होती है 6D सीरीज। यस, ये 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। डन। अब ये जो 3D सीरीज होती है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज। ये जो 6D सीरीज है इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक। कंपैरिजन 3D 4D और 5D सीरीज में किया जाएगा। यस, इन्हीं के बीच में कंपैरिजन होगा। ये जो 6D सीरीज है इसके बारे में पूरे चैप्टर में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेन मेड हैं, अलग से एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में ज्यादा प्रॉपर्टीज नोन भी नहीं है। ये जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं इसको फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, है ना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना। तो अगर ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है दादा, तो ये क्या होगी भाई लोगों, सेकंड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगी, है ना। यस 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 यस, हाँ। तो इसके बारे में फिर मैं कह देता हूं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सीरीज है वो है 3D सीरीज, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इसी का सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। हाँ, कंपैरिजन कई बार हम लोग करेंगे कि 3D से 4D में जाने पे ये होता है, 4D से 5D जाने पर ये होता है ना, ये कंपैरिजन हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। आइए सर, अब इसके बाद ये तो बात होगी पोजीशन की, मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, है ना, मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर आपसे कोई पूछे, है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बताइए जल्दी से। ये आप लोगों का रिवीजन चल रहा है भैया, है ना,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई आपसे पूछ ले, है ना, अगर आपसे कोई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले तो वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। सर देखो, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d 1 to 10 ns, ns, यस, ns, हाँ, ns। देखो अब ns के बारे में दो चीज है, एक है ns 1 से 2 एक्सेप्ट पैलेडियम, है ना, एक्सेप्ट पैलेडियम, एक्सेप्ट पैलेडियम। क्योंकि जो पैलेडियम होता है बेटा पीडी, ये जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s0, तो ये ns0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। कौन सा होता है, ns0 कॉन्फ़िगरेशन। या फिर इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है n-1d 1 to 10 ns 0 से 2, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोग लिख सकते हो। इसमें पैलेडियम भी इंक्लूड हो जाता है अपने आप ही, यस, इसमें पैलेडियम भी अपने आप ही इंक्लूड हो जाता है। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इसमें आपको अलग से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अलग से बताना पड़ेगा कि जो पैलेडियम होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s0 होता है ना। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पैलेडियम का। मेरे हिसाब से चीज ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, यस, ये चीज याद है क्या। अब सर एनसीईआरटी में कौन सा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दोनों ही दे रखे हैं। अगर आप क्लास 12th की डीवी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की एनसीईआरटी देखोगे उसमें ये वाला दिया हुआ है, और अगर आप क्लास 11th की देखोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उसमें ये वाला दिया हुआ है ना। तो गलत दोनों ही नहीं है, लेकिन अगर आप ये लिखते हो तो आपको इसमें एक्सप्रेस साथ में बताना पड़ेगा पैलेडियम ये होता है। अगर आप ये लिखते हो तो इसमें अपने आप ही पैलेडियम वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो चुका है, यस। समझ में आ गई क्या बात, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, यस, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती आपको। डन, आगे चले, ठीक है साहब। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत याद दिलाना पड़ेगा आप लोगों को। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यस, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, जब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं ना, पोजीशन की बात करते हैं, जब मैं कहता हूं कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जब मैं कहता हूं कि ये जो एलिमेंट है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो मेरे हिसाब से ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल। क्या मुझे ये चीज बताने की जरूरत है क्या कि जब मैं कह रहा हूं कि ये एलिमेंट डी ब्लॉक का है, इसका मतलब जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, यस, अरे बोलो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो आइए हम लोग कुछ एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं। सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं, सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको 3D सीरीज एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, यस, इनको 3D सीरीज एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3D में जा रहा है ना। जब मैं कहता हूं कि ये जो एलिमेंट है ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो दादा तो किस में जाएगा, वो 4D में जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ 5D सीरीज का एलिमेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होगा, 5D में फिल हो रहा होगा, है ना। अब तुम इतने तो समझदार हो ही यार, है ना, और अब तो इनऑर्गेनिक खत्म होने वाला, अब तक तो तुम मतलब एक्सपर्ट हो गए उन सारी चीजों के। आओ बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। वे को जेडन, है ना। मुझे बताने की जरूरत है क्या इसमें कुछ, अरे इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है क्या। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना। तो इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, यस। देखो दो तरीके बताए थे, साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन फे को नी क्यों जान जलाती हो, है ना, जलाती हो वो अपना मतलब वो है साइलेंट है ना। एक तो ये वाला तरीका था, और एक और तरीका आपको बताया था 3D सीरीज एलिमेंट को याद रखने का कि सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना। तो मतलब ये इस तरीके से भी आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, जो भी तरीका तुम्हें ठीक लगे, है ना, जो भी तरीका तुम्हें ठीक लगे उस तरीके से आप लोग इन एलिमेंट को याद रख सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा याद जरूर करो, है ना, क्योंकि याद करना जरूरी है ना। यस, हाँ, दोनों में से जो भी ठीक लगे, जो भी ठीक लगे।
ठीक है, यस यस। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, अगर आपको इसमें याद हो तो दो एलिमेंट ऐसे थे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल था, है ना? कौन से एलिमेंट थे? एक तो क्रोमियम था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 4s1 होना चाहिए था, 4s2 3d4, है ना? 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन क्या था? 4s1 3d5, है ना? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन था। और जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन था वो था कॉपर का, ठीक है दादा? ये होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन ये नहीं था, और 4s1 3d10 था, है ना? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही था। डन। सेकंड वाला अच्छा लग रहा है ना? हाँ, वो मुझे पता था, बस सेकंड वाला अच्छा लगेगा। ऐसे फीलिंग से जुड़ी हुई है ना उसमें तुम्हारी काफी, है ना? भाई किसी को जाके 3D सीरीज सुना मत देना तुम लोग, समझ गए ना तुम? जो चाटे पड़ेंगे ना, मतलब जब भी 3D सीरीज सुनाओ ना किसी को, तो उससे परमिशन ले लेना पहले, है ना? कि मैं 3D सीरीज के एलिमेंट सुना सकता हूँ क्या आपको? है, बोले ठीक है, बिल्कुल सुना दो जी, तभी सुनाना तुम, है ना? या फिर कभी किसी को मतलब ऐसे प्रपोज प्रपोज करना हो कुछ इनोवेटिव तरीके में, है ना, और साइंस के लैंग्वेज में, तो आप ये सीरीज सुना सकते हो। अगर सामने वाली जनता बुरा भी मान जाए, इसमें फायदा एक और है ना? हाँ, इसमें फायदा एक और है कि सामने वाली जनता अगर बुरा भी मान जाए ना, तो आप लोग ये बोल सकते थे, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो 3D सीरीज के एलिमेंट सुना रहा था, क्यों? है ना? तो इसमें फायदा ये भी है, तो आप ऐसे भी बच सकते हो, मतलब निकल सकते हो वहां से, है ना? हाँ, आगे आ जाओ। अरे मतलब मार पड़े उससे पहले बता देना ना कि मैं 3D सीरीज के एलिमेंट सुना रहा था, क्यों भाई? अब यार माँ से इतना ज्यादा डरोगे तो कैसे काम चलेगा, मतलब बताओ। भैया देखो, रिस्क तो उठाना पड़ता है जीवन में, रिस्क के बिना कुछ नहीं है ना? और वो रिस्क आप नहीं उठाओगे तो कोई दूसरा उठाएगा, है ना? तुम नहीं उठाओगे ना तो कोई और रिस्क उठाएगा। अब देख लो, मतलब तुम उठा सकते हो तो ठीक है, वरना बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, यस, आ जाओ। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 3D सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 3D 1 to 10, 4s 1 से 2, है ना? इसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 4s में जीरो नहीं आएगा, है ना? या तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या 4s में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। 4s में एक इलेक्ट्रॉन आने वाले आपके सामने लिखे क्रोमियम है और कॉपर, है ना? एटॉमिक नंबर मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है ना? 21 से लेके ये हो जाएगा 22, 22, 23, 24, 25, इतनी गिनती आपको आती है, 10 होते हैं ये, है ना? तो यहां से लेके 30 तक हो जाएंगे। कुछ बताने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं है ना? आसान है, आसान है। आओ जी, सर 4D सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारा तुम्हारा यूं मानो वो चल रहा है क्या, रिवीजन चल रहा है भैया, है ना? ये सारा आप लोगों का रिवीजन चल रहा है। 4D सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं फटाफट से बता दो, है ना? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कि सर देखो, एलिमेंट आएंगे यारी जरा निभा, है ना? यारी जरा निभा कब तक? मौत तक। और अगर रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो आग में जा। यस, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। याद है? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, है ना? ये तरीका भी आपको बता रखा था। इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, है ना? ये तरीका भी आपको बता रखा था। और इसमें ये रहा देखो पैलेडियम, है ना? ये वाला जो पैलेडियम था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो होता था एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल बहुत सारों का होता है इसमें, लेकिन इसका खास तौर पे ये 4D10 और 5s0 होता था, है ना? ये क्या होता था? 4D10 और 5s0, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा 4D10 5s0 होता था। तो अगर आपसे 4D सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे, तो आप लोग लिखोगे 4D 1 से 10, 5s 0 से 2, है ना? इस केस में आप लोग 5s 0 से 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, है ना? और अगर आप इसके एटॉमिक नंबर की बात करोगे, यस, तो एटॉमिक नंबर बताओ, ये 4D सीरीज कहां से स्टार्ट होगी? अरे बोलो, इस 4D सीरीज को कहां से स्टार्ट करूं? एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होगा? बोलो बोलो बोलो, एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होगा? अरे जल्दी बोलो। सर देखो, अगर नहीं भी याद ना, तो ऐसे याद रख सकते हो, 30 तक तो ये हो गया, इसके बाद 6 कौन आएंगे?
पी ब्लॉक वाले 31 से लेके 36 तक पी ब्लॉक, फिर उसके बाद 37 और 38 एस ब्लॉक, और ये स्टार्ट होगा सर 39 से, है ना। कहां से स्टार्ट होगा? 39 से, और 39 से ये सर आएगा 48 तक, है ना। बताओ, ये भी याद होगा आप लोगों को? याद है? अरे बोलो, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, 5D सीरीज की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात कर लेते हैं? 5D सीरीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, 5D सीरीज की बात कर लेते हैं। तो सर 5D जो सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये देखो जरा, ला हफ्ता, ये कहां से स्टार्ट होता था? लेंथेनम, ऑफनियम और टेंटेलम। ला हफ्ता, वर्नारे, क्या होगा वर्नारे? उधर, इधर पिटाई और होगी, है ना। उधर इधर पिटाई और होगी, याद है तुम्हें? यस, ओके। अब एक चीज और देखो, यहां पर सर ये जो लेंथेनम होता है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो बोलो। सर नहीं याद है हमें, चलो कोई बात नहीं, याद करवा देते हैं। देखो 48 था, 48 से 6 आगे आएंगे 54 तक, 54 के बाद 2 आएंगे 55 56, और ये आएगा 57, है ना। इसका 57 होता है, और सर ये होता था 72। यस, ये होता था 72, याद आया? ये होता है सर 72, बस यही गलती कर देते हो। कोई कह रहा है सर 57 से 60, अब कहाँ से 57 से 60? नहीं बेटा, स्टार्ट 57 से होगा। 57 के बाद नेक्स्ट कौन आता है? 72 आता है। 57 के बाद, यस, 57 के बाद 72 आता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बीच में 14 एलिमेंट आ गए, ये 14 एलिमेंट कौन है? ये 14 एलिमेंट कौन है बोलो? यहां पर सर 58 से लेके 71 तक ये वाले जो एलिमेंट थे, ये थे सर लेंथेनाइट्स। ये क्या थे सर? ये लेंथेनाइट्स थे, 4F सीरीज के एलिमेंट्स थे, है ना। याद आया क्या कुछ? अरे कुछ कुछ याद आया कि गजनी हो? गजनी तो नहीं है तुम में से कोई? यस, हाँ। और अगर 4D 5D सीरीज का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं, तो इसमें 5D 1 से 10 और 6S 1 से 2 होता है। तो भैया NS में 0 सिर्फ एक एलिमेंट होता है, वो होता है पैलेडियम, उसमें होता है। डन। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कौन बच गया? यस, लेंथेनाइट्स आते हैं बेटा, वेरी गुड। इसके बाद कौन आता है सबसे लास्ट में? 6D सीरीज, है ना। इसमें इसमें कुछ ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला एलिमेंट हम लोग याद नहीं रखेंगे, है ना। ये वाला एलिमेंट याद नहीं रखेंगे हम, सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर जो आता है AC, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक, ये होता है 89, है ना। और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट आता है, उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 104, है ना। वो कितने का होता है? 104। ये सारा सब कुछ मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लिखवा रखा है। तो यहाँ पर जो बीच में ये एलिमेंट आते हैं 90 से लेके, यस, 90 से लेके Z इज इक्वल टू 103 तक, ये वाले होते हैं सर एक्टिनाइड, है ना। ये वाले कौन से होते हैं? एक्टिनाइड्स, या फिर 5F सीरीज के एलिमेंट्स, या फिर 5F सीरीज के एलिमेंट्स। याद आया? यस यस यस। अरे बोलो हाँ बेटा, 6D याद नहीं रखना है हमें, है ना। 6D सीरीज हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा उससे कभी भी। आप सिर्फ ये 3 सीरीज के एलिमेंट्स याद रखें। डन, आगे चलें क्या? हाँ। अब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लगता है ऐसी गलत फहमी है ना। देखो भाई, कुछ भी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ गलत फहमी इंसान को नहीं होनी चाहिए। कुछ बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये जो लेंथेनम है ना, सर ये जो लेंथेनम था, ये तो सर एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता था। नहीं महाराज, अगर आपने कहीं पर भी ऐसा पढ़ा है कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और जिससे पढ़ा थप्पड़ मार दियो जोर से, ये अपना डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, मतलब एफ के सिमिलर होती है, इस वजह से इसको कई जगह पर आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ लिखा हुआ पढ़ा जाता है ना। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि लेंथेनम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप लोग कहोगे क्या? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एक्टिनियम भी डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है ना, एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, याद रखना इसको, है ना। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, हम लोग कहते हैं कि भाई जो अपना लेंथेनॉइड या फिर एक्टिनॉइड होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, हर सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं, है ना। 58 से 71 तक तो 14 हो गए, है ना, ये 14 हो गए। अरे भाई, ये आपका लेंथेनम अगर इसमें इंक्लूड करोगे तो 15 हो जाएंगे। अब एफ ब्लॉक में 15 कैसे हो सकते हैं? हाँ,
एफ ब्लॉक में 15 कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते है ना। लेकिन मैं फिर बोल देता हूं, कई बार इसको साथ लिखा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा ना 5D सीरीज अगर आप देखोगे ना, तो 5D सीरीज के बाद सॉरी लेंथेनोइड्स में ना, लेंथेनोइड्स में शुरू में एल लिखा होता है ना। यस है ना, शुरू में क्या लिखा होता है, एल लिखा होता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गया, नहीं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो उसके सिमिलर होती हैं, इस वजह से कई बार उसको एफ के साथ पढ़ लेते हैं। है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट। डन। आगे चलें क्या, आगे चलें क्या, बोलो 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 बोलो। चलिए साहब चलते हैं, आगे चलते हैं फिर। अब देखो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें कुछ एक्सेप्शंस बता देता हूं। सर वॉइस इतना लो क्यों है बेटा, वॉइस मुझे लग रहा है आज कुछ सेटिंग में भी प्रॉब्लम है, और कुछ मैं बोल भी थोड़ा सा धीरे रहा हूं, है ना। हाँ, आइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये देखो, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं, ये वो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए वो नहीं होता, है ना। जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। यस, जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, है ना। आओ देखो, इसको कैसे याद रखें, है ना। सर इसको कैसे याद रखें, एक्सेप्शन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है, इसको कैसे याद रखें। ऐसे याद रख सकते हो, नवाबी क्यों करें, है ना। फालतू की नवाबी करनी भी नहीं चाहिए ना, बड़े बड़े नवाब चले गए भैया, पता भी नहीं लगा उनका, है ना। तो तुम्हें भी नवाबी नहीं करनी है, नवाब नहीं बनना ज्यादा। नवाबी क्यों करें मौत तक, है ना, मौत तक नवाबी मत करना। यस, नवाबी क्यों करें मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी, आगे पिटाई और होगी, है ना। होगी को आप लोग मतलब ऐसे ही वो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होते हैं इसके, है ना। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। सर क्या मतलब, वापस वापस बता दो। नवाबी आप अपने हिसाब से लिख लेना, क्या कह रहा हूं, है ना। अपने हिसाब से लिख लेना कि नवाबी नायोबियम है ये, क्यों करें मौत तक, है ना। नवाबी क्यों करें मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी, आगे पिटाई और होगी, है ना। होगी जो है वो आपके इसका पार्ट नहीं है ना, इसका पार्ट नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो सर ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा बताओ सर, मतलब ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे है सर, मतलब थोड़ा बताइए आप, है ना। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे है आप थोड़ा बताइए, देखो मैं बताता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है ना, इसमें क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होता है एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। यस, सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। कैसे कैसे कैसे, देखो जैसे मैंने कॉपर के बारे में या क्रोमियम के बारे में बताया था आपको, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था सर 3d9 4s2, है ना। ये होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, 3d10 4s1। मेरी बात तुम्हें समझ में आई, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया ना कॉन्फ़िगरेशन में, अरे बोलो, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया ना कॉन्फ़िगरेशन में। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। यस। हाँ, और देखो ये पैलेडियम है, इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं, ये बिल्कुल एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसके बारे में आपको बता ही दिया है कि ये 4d10 6s5s0 होता है ना। ये इसको थोड़ा अलग से याद रखना है आपको, पैलेडियम को बिल्कुल अलग से याद रखना है ना, बिल्कुल अलग से याद रखना है। और ये जो कॉपर है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, क्या कॉन्फ़िगरेशन होना क्या अरे इस भाई साहब उल्टा लिख दिया क्या हमने, हाँ उल्टा लिख दिया मुन्ना, उल्टा लिख दिया, ये क्रोमियम नहीं है भाई, ये कॉपर है भाई, कॉपर है वे, ये कॉपर है। क्रोमियम का भी देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था सर 3d4, है ना, और 4s2, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 3d5 और 4s1 रह गया, है ना। तो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था उससे एक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। यस 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 यस। मेरी बात समझ में आएगी आपको, मेरी बात समझ में आई आपको। जैसे और देखो, जैसे अगर मैं मान लो बात करूं एजी की, है ना, एजी कहां आता है, देखो एजी कहां आता है, एजी आता है सीयू के जस्ट नीचे, है ना। एजी आता है सीयू के जस्ट नीचे, सीयू के जस्ट नीचे एजी आता है। तो एजी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए था, एजी का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था बेटा 4s सॉरी 5s2 4d9, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
एजी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए था सर, ये होना चाहिए था 4D9 5s2, यस ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता सर, ये होता है 4D10 5s1, यस ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो ये मतलब थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप लोग ध्यान में रख लेना, है ना, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिए सबके, है ना, सबके एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका बता रखा है, इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका बता रखा है, याद है क्या? अरे बोलो, याद है क्या? इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या था? एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस, एफडीपीएस। बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस ट्रिक की हेल्प से लिख सकते थे। अरे बोलो, बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस ट्रिक की वजह से लिख सकते थे, याद आया क्या तुम्हें? है ना, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और अगर उसमें से कोई ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए तो आप लोग बोल देना भैया गड़बड़ है ना, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस उसमें डाल देना। ऑल राइट, अरे बोलो, ठीक है ना? तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे क्या आप खुद से? मैं चाहता हूं आप इन सबके कॉन्फ़िगरेशन एक बार खुद से देखो, है ना। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं, ये क्या होना चाहिए था, देखो ये कब आता है, यारी जरा निभा, है ना, यारी जरा निभा, ये होता है 4D1 4D2 4D3, है ना, ये होना चाहिए था सर 4D3 5s2, है ना, ये होना चाहिए था, लेकिन सर ये नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है 4D4 5s1 हो जाता है ना, ये भी इस तरह से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है ना। तो मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, बताओ सर क्या चाह रहे हो? ये जितने भी एलिमेंट मैंने आपके सामने लिखे, मैंने जितने भी एलिमेंट आपके सामने लिखे, सबका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से लिखो। बताओ लिख लोगे क्या? जल्दी बोलो फटाफट, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से लिख लोगे क्या? है ना, ये आपका होमवर्क है, एक बार इन सब का कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखने की कोशिश करें, और फिर देखें कि कहां पर एक्सेप्शन आया है। एनसीईआरटी में सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, आप सारे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी से जरूर चेक करें कि हाँ सर ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है ना। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे तो नहीं थे, दो रीजन थे। कई बार हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है ना, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल क्यों हुआ, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन 5s से 4d में चला गया तो ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टेबल हो जाएगा, यस, है ना। तो कई बार हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है, कई बार एक्सचेंज एनर्जी आती है, याद है एक्सचेंज एनर्जी, मैंने आपको बताया था कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो डीजनरेट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, है ना, यस यस, और वो जो पोजीशन एक्सचेंज होती है उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा होगा, ठीक है ना, डन, ऑल राइट, हाँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप लोग खुद से लिख लीजिएगा एक बार के लिए, आपको सारी खाने क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यार ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं, मैं लिखवा भी दूंगा तो फायदा नहीं है ना, इतना फायदा नहीं है, इतना फायदा नहीं है। फायदा ये है जब आप खुद से लिखेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, कैसा होना चाहिए था, तभी याद होगा, ठीक है ना। ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए आगे चले। अरे भाई तुम लोग देख लेना ना कॉन्फ़िगरेशन, टीसी का कैसे हुआ, तुम कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, पता लग जाएगा। ये क्या है, यारी जरा निभा मौत तक, है ना, यारी जरा निभा मौत तक। टीसी का क्या होता है, जैसे नायोबियम है ना, नायोबियम, इसका क्या था 4D3 5s2, तो ये होना चाहिए था 4D4 5s2, ये होना चाहिए था 4D5 5s2, लेकिन ये होता है 4D6 5s1, है ना, एक इलेक्ट्रॉन डीसी में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, सारा सब कुछ लिखा हुआ है, चिंता मत करो, है ना, हाँ। वैसे टेंशन मत लो, मतलब ऐसे टेंशन में मत आओ तुम। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं अब। देखो जी, कुछ मेहनत तुम भी कर लो, है ना। अभी मैं देख रहा हूँ एक दो बंदे कह रहे हैं सर आप लिखवा दो, सर आप लिखवा दो, मतलब सब कुछ ही मैं लिखवा दूं, है? कुछ तो खुद भी कर लो यार। हाँ, आइए, आइए आइए, चलते हैं आगे। अरे बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, इसको याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद रखना चाहते छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम छोड़ दो।
या तो अगर तुम चाहते हो कि कहीं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और तुम्हारा क्वेश्चन गलत ना हो तो इसको याद रखना पड़ेगा। यस, हाँ, और नहीं तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे आओ तुम। अगर मैं बात करूं, देखो आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बोलो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है, इसका रीजन है ना। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो दो डेफिनेशन है ना, एक थी पुरानी डेफिनेशन, है ना, पुरानी डेफिनेशन, ये पुरानी डेफिनेशन पुरानी हो गई है, मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते थे, मैं आपको रीजन बता देता हूं। क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, है ना, डी ब्लॉक जो है वो यहां आता है, डी ब्लॉक के बाद यहां पर आता है तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, और पी ब्लॉक में भी ग्रुप 13 और ग्रुप 14 यहां से स्टार्ट होते हैं, और यहां पर आते हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं दादा, हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ये जो आपके पी ब्लॉक के ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बोरोन होता है, जो बोरोन होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो रिएक्ट ही नहीं करता, अमोर्फस फॉर्म में जब आप उसको हीट करवाते हो ना भी, तब जाके वो रिएक्ट करता है ना। तो सर यहां पर देखो, हाईली रिएक्टिव से लो रिएक्टिव की तरफ जा रहे हो, ट्रांजिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में। क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में, ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम हाईली रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव। अरे बोलो, ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम हाईली रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव। यस, और बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज को ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में फ्रॉम हाईली रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ऐसे भी कह सकता हूं कि ये जो बेचारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म्स ए ब्रिज, है ना, फॉर्म्स ए ब्रिज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अंडरगो फ्रॉम हाईली रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, और ये बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पुरानी डेफिनेशन है ना, ये पुरानी डेफिनेशन है, जिसको हम लोग ठीक है एक बार बोलने के लिए बोल देंगे, बट उसके बारे में आगे बात नहीं करेंगे हम लोग। तो सर कोई नई डेफिनेशन बताओ, है ना, मार्केट में क्या चल रहा है आजकल वो बताओ। हाँ, मार्केट में चल रहा है न्यू डेफिनेशन, है ना, नई वाली डेफिनेशन, और ये आप लोगों को अच्छे से समझना है ना। न्यू डेफिनेशन क्या होती है, देखो न्यू न्यू क्या होती है, न्यू डेफिनेशन ये कहती है, न्यू डेफिनेशन ये कहती है, क्या कहती है, न्यू डेफिनेशन ये कहती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट्स होंगे जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इन ग्राउंड स्टेट कह दो या फिर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में कह दो, है ना। या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में ही उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, या फिर उसकी किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए के पास, D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो क्या, उसके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, सर स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या, बिल्कुल है मुन्ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख क्या होता है, 3d1 4s2, इसके पास डी में एक इलेक्ट्रॉन है, सर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कॉपर क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या, कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सर Ar4s1 3d10, सर ये तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 3d10 है, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए, बोलोगे सर ग्राउंड स्टेट में इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन कॉपर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Cu2+, कॉपर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Cu2+, और Cu2+ में बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d9, है ना, और 3d9 मतलब इसके पास भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। बोलिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी ग्राउंड स्टेट में उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। यस, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। डन, मेरी बात समझ में आई क्या, अरे बोलो, मेरी बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो सर, यही डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, यही डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब यहां पर देखो, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं जिंक का, है ना, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है,
4s2 3d10 होता है। यस यही होता है। और जिंक की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सिर्फ Zn2+, और इसमें 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। यस, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा है? 3d10 है। बोलो, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा है? 3d10 है। तो देखो, यह है इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में भी इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, और साथ साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। तो इसी वजह से अगर मैं कैडमियम की बात करूं, कैडमियम के साथ भी ऐसा ही होगा। इसमें क्या होगा? ये नोबल गैस आएगी, सर यहां आएगा 5s2 4d10। यस, और इसके बाद अगर मैं Cd2+ की बात करूं तो उसमें आएगा सर 4d10। तो सर कैडमियम के पास भी ऐसा कोई इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से, Zn, Td और Hg, इन एलिमेंट्स को कभी भी आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहोगे, है ना। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, है ना। सो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। तो इसको कुछ बुक्स में, है ना, इनको कुछ बुक्स में सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? कुछ बुक्स में सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं लिख रखा है ना। इनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कुछ बुक्स लिखती हैं, लेकिन एनसीईआरटी ये नहीं लिखती है ना। एनसीईआरटी सिर्फ ये, मतलब 12th क्लास में अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये लिखती है ना, सिर्फ ये लिखती है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया। डन? मेरी बात समझ में आई? बोलिए, बोलिए, समझ में आ गई बात? अब एक चीज मुझे और बताओ। एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं ऐसे, है ना। ये दोनों जो लिखी हुई चीज है मैंने आपको जो समझाई है बिल्कुल वही लिखी हुई है यहां पर। यस यस यस। एक चीज मुझे और बताओ, एक चीज मुझे और बताओ। अरे बेटा, पीडीबी है, पीडी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे ना, मैं आपको लिखवाऊंगा आगे, चिंता मत करो। पीडीबी है, जो लिखवा रखा है बस उसको ध्यान रखो। एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जल्दी बताइए। बट ऑल ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको मुझे बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? जल्दी से बताइए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? बताइए, है ना। अरे भाई बिल्कुल सही बात है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, अगर मैं Zn Cd Hg को भी गिन लू ना, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट स्टिल दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना। Zn Cd Hg डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब सर ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल, है ना। इसका जो वाइस वर्सा होगा, इसका जो उल्टा होगा वो गलत होगा, है ना। अगर कोई आपसे ये कहे कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो जो स्टेटमेंट होगा ये बिल्कुल गलत होगा, है ना। तो कई बार ये स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और ऐसे स्टेटमेंट में देखिए आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत। मेरी बात समझ गए ना। तो इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई तकलीफ दूर दूर तक ही नहीं है ना। एक क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऐसे ही मतलब मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले आया कि चलो ठीक है, मतलब आपको भी फील आएगा हाँ यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते थे ना, भूल गए होंगे तुम। ऑन व्हाट ग्राउंड, है ना, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। तो आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो कि सर इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, 3d1 4s2 होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। यस, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। और देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि जो सिल्वर एटम होता है, सिल्वर एटम होता है उसके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है ना। 4d10 कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल में आता है ना ये। तो सर ये अपनी ग्राउंड स्टेट में इसका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट स्टिल हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे कह सकते हो? हाँ जी, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे कह सकते हो? आप बोलोगे सर ये तो ग्राउंड स्टेट है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखूंगा Ag2+ मान लो। यस, तो Ag2+ में इसके पास सर एक
इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, है ना, तो उस वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यस यस यस। किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई ऐसा कहे कि इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है तो वो एलिमेंट ट्रांजिशन कहा जाएगा, है ना, जरूरी नहीं है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो। ठीक है। एक भाई मेरा क्या कह रहा है, देखो ये लिखा है ना ऐसा, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से। एक बंदा कह रहा है सर स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड में हम ये कह सकते हैं, ये तो वही बात हो गई। अभी ना एक बच्चे का क्वेश्चन आया, एक एग्जाम में एक दिन क्वेश्चन आया। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है और उस सीमा की लंबाई कितनी है, भारत पाकिस्तान के बीच। तो एक बच्चा था तो टीवी ज्यादा देखता था, तो टीवी में भी आजकल न्यूज चैनल ज्यादा देखता है, और न्यूज चैनल वालों के पास काम की चीज बताने को है नहीं, है ना, वो तो फालतू बकवास करते हैं दिन भर बैठ के। तो उसका आंसर लिखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा हैदर है, और सीमा हैदर की लंबाई 5 फीट 8 इंच है, और सीमा हैदर को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त लड़ाई है। बताओ, देख रहे हो आजकल के बच्चे, टी बॉयज, है ना, बताओ, हद है मतलब। तो मतलब ये ज्यादा टीवी देखने का नुकसान है, मैं बता रहा हूँ। ये टीवी देखने का नुकसान है ये। बताओ, ऐसे ऐसे बच्चा जवाब दे के आते हैं यार, हद है मतलब है। हाँ, तुम्हें नहीं करना भाई ऐसा, तुम समझदार हो यार, क्या बात कर रहे हो तुम। आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, है ना। आओ आओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बहुत आसान सी है ना। देखो सीधी सी बात यह है कि भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना। डी ब्लॉक जो है उसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेटल है, अगर ये मेटल है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल मेटल की तरह ही होंगी, जैसे इनकी कंडक्टिविटी काफी हाई होगी, है ना, ये मेलिएबल होंगे, ये डक्टाइल होंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखा है कि नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्चर, है ना, लस्चर होती चमकती है, दूर से देखोगे तो इनको। यस हाँ, अब आ जाओ रे वापस, अब छोड़ दो सीमा हैदर को, अपने टॉपिक पे वापस आ जाओ, है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये क्या कहता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी एंड एमन, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। सुना मेरी बात? हाँ सुना मेरी बात। इसने लिखा है कि अगर आप जेड एन सी डी एच जी और एम एन को छोड़ दो ना, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ना, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उनकी एक टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है। ये कौन सी टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर है? आप याद करो, सॉलिड स्टेट पढ़ते थे आप लोग, है ना। सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ते थे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसी, यस, फेस सेंटर्ड। हम लोग पढ़ते थे उसमें एज एज सेंटर्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसी। तो उन स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, उन स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। जैसे बॉडी सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई, है ना, ये चीजें वहां पाई जाती हैं, ये चीजें वहां पाई जाती हैं। यस, लेकिन लेकिन इनमें नहीं पाई जाती। अब किसमें कौन सी स्ट्रक्चर होती है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्कैंडियम में कौन सी होती है, या क्रोमियम में कौन सी होती है, या फिर कॉपर में कौन सी होती है, वो याद नहीं रखना, है ना, वो याद नहीं रखना। अबे ठीक है, नहीं पढ़ा तो ये नाम तो सुने होंगे ना, बीसीसी, एचसीपी, एफसीसी, ये नाम तो सुने ना महाराज, अभी नाम तो सुने यार, कैसी बात कर रहे हो। अब ये भी तुम बोल दोगे कि नहीं पढ़ा सर, हमने तो नहीं सुना है। हाँ हाँ, और देखो, एक ये वाला पॉइंट लिखा हुआ, बढ़िया पॉइंट लिखा है, ये लिखता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ जेड एन सी डी एन एच जी, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, है ना, बहुत हार्ड होते हैं। इनकी जो वोलेटाइलिटी होती है वो बहुत कम होती है ना, इनकी वोलेटाइलिटी का मतलब वेपर बनने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, आसानी से वेपर नहीं बनते, है ना। क्यों ऐसा? बिकॉज इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो काफी हाई, है ना। और हार्ड कितने होते हैं तुम्हें पता ही है, लोहा, लोहा होता है ना, आयरन, है ना, आयरन होता है, उसको सर पे मार के देखना एक बार जोर से,
एक बार ऐसे जोर से सर पे मार के देखना, हार्डनेस का अंदाजा लगेगा कितना हार्ड होता है वो। यस हाँ, अगर आपको अंदाजा लगाना हो, अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इसको छोड़, देखो मरकरी जो होता है ना वो लिक्विड होता है, ये हम सब लोगों को पता है ना। और ये जो जिंक कैडमियम और मरकरी होता है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। अभी मैं रीजन समझाऊंगा, है ना, यहाँ इसका रीजन भी मैं समझाऊंगा, तुम इसकी टेंशन मत लेना। इनके रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस ये ध्यान रखो कि ये हार्ड होते हैं, इनको अगर छोड़ दे तो, और हार्ड होते हैं और वोलेटिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, है ना। ये चीज ध्यान में रखना है। यस यस यस, ठीक है। अरे बोलो, डन डन डन, है ना। तो इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं, है ना। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। फटाफट करो बेटा। ये अगर नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। फास्ट, ये काम थोड़ा जल्दी कर दो आप, ये काम मेरे भाई जल्दी कर दो थोड़ा। यस, आगे चल सकते हैं। अरे नोट कर लिए, क्या बात कर रहे हो भाई। चले आगे चले, ठीक है साहब, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। इसकी बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, ना, कि ये हार्ड क्यों होते हैं। यस, ये हार्ड क्यों होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है ना। इनका हाई होने का रीजन क्या है, सुनो देखो मेरी बात। मेल्टिंग पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम में आएगी जिसका नाम है मेटालिक बॉन्डिंग। देखो वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें जो एक फैक्टर आता है वो आता है मेटालिक बॉन्डिंग। मुझे बताइए, जो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, कौन बताएगा। मेटालिक बॉन्ड किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन बताएगा, फटाफट बताओ, दादा फटाफट फटाफट फटाफट। मेटालिक बॉन्ड कब मजबूत बनता है, कब स्ट्रॉन्ग बनता है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, किस पे डिपेंड करती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अरे क्या बात है लड़कों, गजब, मजा आ गया। सर मेटालिक बॉन्ड में क्या होता था, हम लोग लिखते थे कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन होगा, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है उसको रिलेट किया जाता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटालिक बॉन्डिंग को किससे रिलेट किया जाता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भैया अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते, बताओ ना यार। भाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो भाई कोई बोल ही नहीं रहा यार। ये एक फैक्टर हो गया, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ एक इस फैक्टर पे डिपेंड करती है, और दूसरा जेड इफेक्ट पे तो करनी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे तो करनी है, सिंपल सी बात है। कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा, मेटालिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये दो फैक्टर हैं, इन पे तो ऑब्वियस डिपेंड करती है। डन, ठीक है साहब। अब देखो यहां पर मैं 3D सीरीज के कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं, है ना। कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, है ना, मान लो ऐसे लिखा है, Cu, Zn, है ना, मैंने ऐसे लिखा है। अब समझना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2, ये हो गया 3D2 4s2, यस ये हो गया 3D3 4s2, ये हो गया सर 3D5 4s1, 3D5 4s2, और ये हो गया सर 3D6 4s2, 3D7 4s2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से। 3D9 4, 3D10 है ना, 3D10 4s1, 3D10 4s2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। सर देखो यहां पर ये तो पेड है सर, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर सर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां तीन है, यहां पांच और एक छह हो गए सर, यहां पांच ही बचे हैं सर, यहां चार तीन दो ऐसे चलते जाएंगे। देख रहे हो आप लोग। अरे भाई ये तो निकालना आता है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो निकालना आता है मुन्ना। तो मैं हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है
हो ऐसा रहा है कि जब मैं स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जा रहा हूं तो सर यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें? जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। और सर जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो जैसे जैसे इधर से उधर की तरफ जाता जा रहा हूं तो सर अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते, यस, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? बोलो सर, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे सर मेटल मेटल बॉन्डिंग उतनी ही जबरदस्त होगी, है ना? मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है सर उतनी ही जोरदार है। और सर यहां नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब मेटल मेटल बॉन्डिंग उतनी ही वीक है। अरे बोलो हाँ कि ना? मेटल मेटल बॉन्डिंग उतनी ही वीक है, सही कह रहा हूं क्या मैं? बोलना पड़ेगा। तो सर अगर इधर से इधर जा रहा हूं, मेटल मेटल बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसका मतलब सर मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए, यस, मेल्ट करने में ज्यादा जोर आएगा। और सर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो आपका मेटल मेटल बॉन्डिंग वीक होता जाएगा, और वीक अगर होगा इसका मतलब जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी डिक्रीज करना चाहिए। बताइए क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? अरे बोलो दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है ना, अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है तो मैं ग्राफ बना दूं क्या, अगर तुम कहो तो? हाँ जी, एक ग्राफ बना दूं क्या फिर मैं? एक ग्राफ बना दे इधर, एक ग्राफ बना देते हैं इधर। ये देखो, ये है मेल्टिंग पॉइंट और ये है यहाँ अटोमिक नंबर, ये है यहाँ अटोमिक नंबर। ठीक है साहब? तो मेल्टिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस होता है, ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस होता है वो ऐसा होगा। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं मुन्ना, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ऊपर गया, क्या आया, क्या आया, और फिर ऐसे ऐसे, बस इतना सा ध्यान रख लो, बस इतना सा ध्यान रख लो। ध्यान रखो यहां सबसे नीचे कौन होता है? Mn होता है। और यहां कौन होता है? क्रोमियम। और यहां कौन होगा? Fe। फिर तो तुम्हें पता ही है, CO, Ni, Cu, Zn, है ना? बताओ, ये ऑर्डर होगा। जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम किसका हुआ? क्रोमियम का। फिर उसके बाद डिक्रीज कर गया। एक्सेप्शन आता है यहां, एक्सेप्शन आता है सिर्फ Mn का, है ना? कि जो Mn का मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली लो होता है ना? Mn का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक्सेप्शनली लो होता है ना? यस यस, Mn का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो होता है, इसको ध्यान रखना है। इसका रीजन आप लोग ये बोल सकते थे कि इसकी जो, इसके पास वो टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं होती। देखो हमने लिखा था ना, Mn जो होता है बेचारा, इसके पास वो टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है। देखो ये एक फैक्टर है मेल्टिंग पॉइंट का, है ना? एक फैक्टर होता है मेल्टिंग पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है, वो होता है मेटल मेटल बॉन्डिंग। आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। सर और भी फैक्टर कौन से, है ना? और भी फैक्टर कौन से? और भी फैक्टर का मतलब हो गया जैसे आपका जो मेटालिक स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, का पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, उसमें वॉइड्स कितनी कम प्रेजेंट है, उन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। मतलब जो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उस पर भी डिपेंडेंसी होती है। और सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होती है उसको शक्ल देख के पता नहीं लगाया जा सकता। हम Mn की स्ट्रक्चर, Mn देखने से थोड़ी ना पता लगेगा कि Mn की क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, उसमें वॉइड्स कितनी कम प्रेजेंट है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, ये नहीं पता लगेगा ना। ये कैसे पता लगेगा? एक्सपेरिमेंटली पता लगेगा। और एक्सपेरिमेंटली अगर कोई चीज पता लग रही है, इसका मतलब हमें फिर उस ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा, हमें उस ऑर्डर को याद रखना पड़ेगा। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, Mn का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर। यस, डन, क्लियर है ना? हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ऑल राइट, ठीक है सर। अब यहां पर मुझे तुम एक चीज और बताओ, अगर मैं 3D 4D और 5D सीरीज की बात करूं, है ना, अगर मैं 3D 4D और 5D सीरीज की बात करूं तो जेड इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? ये भाई बहुत बार पढ़ लिया है, कोई ये ना बोल देना। हाँ बेटा, बोल्डिंग पॉइंट भी जनरली इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई ये ना बोल देना कि सर पढ़ाया नहीं था आपने, ये मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें बहुत बार, पी ब्लॉक एलिमेंट में खूब काम में आया था। और साथ साथ ये ट्रांज उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बहुत काम में आया है, कोऑर्डिनेशन में भी बहुत काम में आया है। सर देखो इसमें जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, है ना सर, ऊपर से नीचे जाते हो तो जेड इफेक्ट बढ़ता है सर। और अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो अगर मैं तुमसे पूछूं 3D 4D और 5D में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, है ना, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। आप लोग बोलोगे जैसे जैसे मेटल का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ध्यान रख लेना भाई, हाँ ध्यान रख लेना ये अच्छे से।
कहीं उल्टा ना कर दो, कहीं तुम साइज के चक्कर में मत पड़ जाना कि 3D की साइज छोटी है, 4D की बड़ी है, 5D की और बड़ी है, साइज बड़ी होगी बॉन्डिंग वीक होगी, काम खत्म, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। नहीं, ध्यान रखना, यहां मेल्टिंग पॉइंट की डिफरेंशियसी किस पे है, डिपेंडेंसी है जेड इफेक्ट पे। डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, और अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट जब जब बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट तब तब बढ़ेगा। ध्यान रख लेना इस बात को अच्छे से। तो सर अगर ये 3D सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है भाई, ये 3D सीरीज है, तो 4D सीरीज का जो ग्राफ होगा, 4D सीरीज का जो ग्राफ होगा वो इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, बिल्कुल इसके जैसा ही, है ना, बिल्कुल इसके जैसा ही। ये है ग्राफ 4D सीरीज का, है ना। इसमें यहां कौन आएगा, यारी, जरा, निभा, मौत, और यहां सबसे कम किसका होता है, टेक्नीशियम, टीसी। ये एक्सेप्शनल है, ध्यान रख लेना, टीसी भी एक्सेप्शनल है। और फिर वापस वही रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, है ना। ये है 4D सीरीज का ग्राफ। और देखो अगर मैं 5D सीरीज का बनाना चाहूं, इसका 5D सीरीज का, जो 5D सीरीज है वो ऐसे बनता है, सबसे ज्यादा ऊपर निकल गया, है ना, ज्यादा ऊपर निकल गया, ये 5D सीरीज का, इसमें सिर्फ ऊपर जाके नीचे आता है, बस इतना सा है। ये है सर 5D सीरीज। और सबसे ऊपर कौन होता है, टंगस्टन होता है, टंगस्टन, डब्ल्यू। सबसे ऊपर कौन होता है, टंगस्टन होता है, डब्ल्यू, बस, है ना, ये ध्यान में रखना है। अब है भाई जो भी है जैसा भी है, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन जितना हम लोग दे सकते हैं उतना एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं आपको, है ना। जितना एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है उतना एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। ये है, अब इसको जैसे तुम याद रखो वो रखना पड़ेगा, है ना। समझा दिया है मैंने क्या रहता है, कौन कौन से लॉजिक काम में आते हैं, है ना। हाँ, डन। यस, 3D 4D 5D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होता है। ऑब्वियस है इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, अभी चिंता मत करना, है ना, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है दादा, अगर नोट हो गया हो तो डन लिखना, आगे चलेंगे फिर। नोट हो गया हो तो डन लिखना, आगे चलेंगे। हाँ जी, नोट हो गया हो तो आगे लिखना, फिर आगे डन, डन लिखना, आगे चलेंगे। भाई देखो सीधी सी बात है, ऐसे ध्यान रखना, 5D सीरीज वाला ग्राफ सिर्फ ऊपर बनेगा, ग्राफ बनेगा, पहाड़ बनेगा, यूं सही कह रहे हो आप। 3D वाले में एक ऊंचा पहाड़ फिर दूसरा नीचा पहाड़, 4D में भी एक ऊंचा पहाड़ नीचा पहाड़, है ना। ये वाला ऊंचा पहाड़, ये नीचा पहाड़, और ये होगी घाटी, क्या बोलते हैं उसको, वैली, है ना। सर यहाँ एक वैली है, यहाँ कोई वैली नहीं है सर, सीधा पहाड़ है, चढ़ो फिर वापस उतरो, है ना। ये आप मतलब ऐसे ध्यान में रखें। तो बस ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, बताओ जो मैंने बोला है क्या वही लिखा है क्या, है ना। जो मैंने बोला है क्या वही लिखा है क्या, हाँ ईमानदारी से बताओ, जो मैंने बोला है क्या वही लिखा है क्या, जल्दी बताइए। मैं फिर भी ये एनसीईआरटी की जो लाइन है वो भी मैं लिख के आया हूँ, है ना, एनसीईआरटी की लाइन भी मैं लिख के आया हूँ। इसने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का एक रीजन क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का, देखो हमने एक वो लिखा था ना, कॉन्फ़िगरेशन इनका हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है N-1D10, है ना, NS0 से 2। जनरली ऐसा होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा होता है जनरली। लेकिन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते ही हैं, साथ साथ ये जो अंदर वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, N-1D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन होता है ना, ये दोनों मिला के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और N-1D इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन होने की वजह से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। यस, बताइए। यही रीजन लिखा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N-1D in addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding। और ये वाला पॉइंट तो मैं आपको लिखवा चुका हूं, ये समझा दिया मैंने। बताइए, बताइए जल्दी से। डन।
अरे आगे चले बेटा। नहीं नहीं, सबसे कम जिंक का होता है भाई। यहाँ सबसे कम जिंक का होता है, जिंक का लोवेस्ट होता है, ध्यान रखना भाई। दादा क्या कर रहे हो यार, यहाँ जिंक का लोवेस्ट होता है, यहाँ सीडी का लोवेस्ट होता है, यहाँ एचजी का लोवेस्ट होता है। सीडी सीरीज में सबसे कम किसका होता है? जिंक का होता है यार। मैग्नीज का सबसे लोवेस्ट नहीं होता। प्रभु कहाँ है आपके चरण? अभी लिखवाया तो था, जेड एन सी डी एच जी जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल होते हैं मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना उनका। हाँ, सबसे कम जिंक का होता है, ध्यान रखियो। आओ आओ आओ, एक्सेप्शंस की बारिश करते हैं थोड़ी। देखो अभी मैंने आपको बोला था कि 3D 4D और 5D मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होता है। यस, लेकिन 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 इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हाँ, के भी ये दो एक्सेप्शन, इसके भी ये दो एक्सेप्शन ये ध्यान में रखना है। सर देखो, ये है 3D सीरीज का, ये है 4D का, और ये है 5D का। लेकिन यहां ऑर्डर आ रहा है सर 3D 4D 5D। हाँ, जेड एन सी डी एच जी। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है सर। ये एक्सेप्शन का रीजन है ना यार, जो हमारा एच जी होता है, जो मरकरी होता है, उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है ना। बाकी ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड जो होगा इसका मतलब उसमें जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। अरे इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना भाई मेरे, इसको सीडी वाले को इससे, यहाँ सीडी मत लिखो, फिर यहाँ सीडी मत लिखो। आप एक काम करो, यहाँ सीडी मत लिखो, है ना, और यहाँ एच जी मत लिखो, यहाँ एच जी मत लिखो, फिर ठीक है। अब ठीक है, हाँ, यहाँ जिंक लिख लो, यहाँ सीडी और एच जी मत लिखो। इसका मतलब जो सीडी होगा वो इससे नीचे भी जा सकता है, एच जी उससे नीचे भी जा सकता है। अभी अपने पास इधर वो जगह नहीं है ना, ये मैं पहले सोचना चाहिए था। चलो अब जो भी है इसको छोड़ो, यहाँ एच जी, सीडी और एच जी मत लिखो बस, है ना, सीडी और एच जी मत लिखो, ये ठीक हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है। इसका रीजन वापस से मैंने आपको बता दिया कि जो एच है बेटा, एच का फिजिकल स्टेट होता है लिक्विड, और फिजिकल स्टेट अगर लिक्विड है इसका मतलब इसमें जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी वो काफी वीक रही होगी। यस, ये काफी वीक रही होगी, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन। डन। यस यस यस। और एक एक्सेप्शन है ये वाला, सी यू ए यू और ए जी। सी यू ए यू और ए जी, सी यू ए यू और ए जी, है ना। देखो भाई, अच्छा ये तो तुम्हें पता है ना, कोइनेज मेटल याद है क्या तुम्हें? कोइनेज मेटल, भाई लोगों, ये वाली जो मेटल होती थी इनसे कोइन बनते थे ना, है ना। ये पूछ सकता है तुमसे, कोइनेज मेटल्स तो क्या कहते हो? कोइनेज मेटल्स, है ना। तो ये जो तुम्हारा कॉपर है सर, कॉपर है अपना 3D सीरीज का, और ये है सर 5D सीरीज का, और एजी है 4D सीरीज का, है ना। एक छोटा सा एक्सेप्शन आपको यहां देखने को मिला कि सर 3D सीरीज का सबसे ज्यादा, फिर 5D का, फिर 4D का। ये दो एक्सेप्शन आप लोग सिर्फ ध्यान रखें, इसके अलावा यही ऑर्डर फॉलो होगा। अब सर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3D 4D और 5D में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, तो देखो आपको ऑर्डर यही बता के आना है ना। ये एक्सेप्शंस हैं, दीज आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस किस पे डिपेंडेंसी हो सकती है? जैसे यहाँ साइज, यहाँ फिजिकल स्टेट पे डिपेंडेंसी थी, यहाँ साइज पे डिपेंडेंसी है। भाई जो कॉपर है, कॉपर की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, इस वजह से मेल्टिंग बॉन्डिंग आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एयू जो होता है उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है, इस वजह से आपका मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। तो इसके अलावा अगर आप इनको कंसिडर ना करो तो ऑर्डर यही फॉलो होता है। ये दो एक्सेप्शंस हैं, तो बस अलग से ध्यान में रखना, इतनी सी चीज। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है साहब, आगे चलिए, आगे चलिए। एक टर्म और आती है जिसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या आपने इसका नाम सुन रखा है आज से पहले? क्या आपने इसका नाम सुना है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का आपसे पहले? और अगर आपने नाम सुना है तो बताइए क्या होती है? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? हाँ, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? नाम सुना है या फिर आज से पहले ही, आज पहली बार सुना है? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? हम्म, सुना आपने इससे पहले? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? जैसे मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है ना, उसको एटम में कन्वर्ट करना है,
तो सर जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसको एटम में कन्वर्ट करना है, लेकिन ध्यान देना ये जो एटम्स है उनकी फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, गैसियस स्टेट होनी चाहिए, है ना। तो सर मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट करना हो एंड द एटम्स शुड बी इन देयर गैसियस स्टेट, है ना, शुड बी इन द स्टेट ऑफ गैसियस स्टेट। एटम्स की स्टेट कौन सी होनी चाहिए, गैसियस स्टेट होनी चाहिए। तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सिंपल। लेकिन सर हमारे पास तो यहां मॉलिक्यूल है ही नहीं, हमारा पास जो मेटल है, और मेटल कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, बस। सर इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं मैक्सिमम, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो इनके लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। यस, इनके लिए सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, बस। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक जनरल ट्रेंड पूछूं आपसे, है ना, अगर मैं एक जनरल ट्रेंड पूछूं आपसे, तो क्या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को आप मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट कर सकते हो क्या? अरे बोलो, क्या आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट कर सकते हो? मैं कहूंगा सर सॉलिड से गैस में जाना है ना, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। भाई सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो यहां मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। बोलिए, अरे बोलो। और इसी को, हाँ भाई, इसको आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हो, इसको आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल ट्रेंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का 3D, 4D और 5D में क्या होना चाहिए, है ना, 3D, 4D और 5D में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, है ना। यहां पर हम लोग एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, तो हम लोग यही बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो सर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बढ़ेगा। यस, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बढ़ेगा। यस, मैं कह सकता हूं ऐसा। यस यस यस। और अगर मैं एक जनरल ट्रेंड की बात करूं, लेट से किसी एक पर्टिकुलर सीरीज की बात कर लेता हूं, जैसे 3D सीरीज है, मान लेते हैं 3D सीरीज है, तो एक जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए क्या कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद वापस डिक्रीज करना, मतलब एक जनरल ट्रेंड ऐसा होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने मेल्टिंग पॉइंट के साथ रिलेट किया है। यस। तो अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, ध्यान रखना, 3D सीरीज में जो मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है ना, मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका लगता है तुम्हें, क्या लगता है, मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका लगता है, बताओ जैसे फटाफट, किसका होना चाहिए, क्या लगता है, किसका लगता है आपको, जल्दी बोलिए। मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, अरे बोलो भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है जिंक का, है ना, का होता है जिंक का, बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम होता है वेनेडियम का, ये थोड़ा अलग सा है, अब जो है उसको ध्यान में रखो, है ना, जो है उसको ध्यान में रखो। मैक्सिमम होता है वेनेडियम का, मिनिमम होता है जिंक का, मैक्सिमम होता है वेनेडियम का, मिनिमम होता है जिंक का, ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है बजाय वेनेडियम के, है ना। मिनिमम किसका होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डन। बोलो, चले आगे चले। ऑल राइट,
एक क्वेश्चन दिया आपके सामने, क्वेश्चन दिया आपके सामने, इन द सीरीज जिंक टू स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज जिंक इज लोवेस्ट, व्हाई? जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोवेस्ट होती है, क्यों? जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोवेस्ट होती है, क्यों? जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगा AR 3D10 4s2, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसमें वीक मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, यस, वीक मेटल मेटल इंटरेक्शन होंगे, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा और इसी वजह से इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बहुत कम होगा। बताओ, कह सकता हूं क्या मैं इससे, है ना? क्योंकि सर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताइए। डन। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। आप अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं और वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ये हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें, यह हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा। कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में। कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में। कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में। यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर तुमने पढ़ लिया है ना, हाँ अगर तुमने पढ़ लिया है तो जल्दी से बताओ, अगर 3D सीरीज की बात की जाए, 3D सीरीज एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपसे, जल्दी से बताइए, पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या रहता है? क्या रहता है 3D सीरीज में? सर जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए? सर जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए था, जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए था, जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए था कि सर देखो होता क्या है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो 3D सीरीज में तो सर जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है तो साइज जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए, है ना? ये जनरल ट्रेंड होनी चाहिए। यस। हाँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, भाई कहाँ लिख दिया, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है भगवान। हाँ, तो सर जनरल ट्रेंड ये है, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, जो एक्चुअल ट्रेंड है वो ये होता है, देखो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना? ये ऑर्डर होता है। सर एक्चुअल ऑर्डर पता है क्या है? सर एक्चुअल ऑर्डर है कुछ ऐसा, कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और सर इनका ना लगभग सेम होता है और सर यहां पर बढ़ जाता है। ये देखिए सर, ये होता है एक्चुअल ऑर्डर, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर जो साइज है सर वो डिक्रीज कर रहा है, इनका जो साइज है लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। और कॉपर और जिंक का जो साइज है वो यहां इंक्रीज कर, साइज इंक्रीज कर रहा है। कोई मुझे रीजन बता सकता है? हाँ जी, इसका रीजन आप सब लोगों को बताया हुआ है क्या? सर देखो साइज डिक्रीज करने का रीजन क्या है? जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन सर एट द सेम टाइम एक और चीज भी हो रही है यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे D1 है, में D2 है, यह है D3, यह है D5, यह है D5, सर ये भी है D6। रीजन बताओ देखे ऐसा क्यों हुआ? D7, D8, D10 और ये भी D10। देखो इसका रीजन आप क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D10 1 to 0, ns 0 से 2 होता है। सर देखो हो क्या रहा है, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, सर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो अंदर वाले शेल में, है ना, अगर मैं 3D की बात करूं, 3D 4s 1 से 10, 4s 1 से 2, ऐसे लिख सकता हूं। सर जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अंदर वाले शेल में, अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। सर अंदर वाले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, तो अंदर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेंगे। बोलो, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सर इनर वाले इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो सर साइज जो है वो तो बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां पर एक चीज और हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है।
तो शुरू में साइज डिक्रीज करने का रीजन ये है कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, अगर मैं आपसे पूछूं शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, तो सर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत पुअर होता है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर अंदर वाले शेल में डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, इस वजह से उनका इफेक्ट बहुत कम है ना। इफेक्ट बहुत कम है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब मैं यहां इसके बाद बात करता हूं, यहां पर देखो, अब अंदर वाले शेल में डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 आ गए। सर अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए डी में। तब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर है वो काउंटर बैलेंस करने की कोशिश, क्या करेंगे? काउंटर बैलेंस करने की कोशिश। और यहां पर देखिए, यहां सर डी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो अब ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन है ये ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। बताओ, बोलिए। क्लियर है? ये सारी चीज मैं आपको पहले समझा चुका हूं मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ जी, जल्दी बताइए। यस यस यस। तो आप ना एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, डन ना। आप ना इसमें ये मत लिखो, ये साइन मत बनाओ, देखो साइन बनाने से लफड़ा है। साइन मत बनाओ आप, है ना, आप इसमें साइन मत बनाओ। हाँ, ये कर सकते हो आप। साइन मत बनाओ, साइन इसलिए मत बनाओ क्योंकि अगर आप एक्चुअल डेटा देखोगे ना, अगर आप एक्चुअल डेटा देखोगे तो डेटा में थोड़ा सा पंगा है। साइन बनाने का मतलब है कि हमने एग्जैक्ट डेटा बता दिया है। साइन बनाने का मतलब है हमने एग्जैक्ट डेटा बता दिया है ना, तो आप साइन मत बनाओ। यस, आप साइन हटा दो, आप साइन हटा दो। आप ऐसे कहो, यहां से यहां जा रहे हो तो जो साइज है वो डिक्रीज करती है, फिर उसके बाद साइज लगभग सेम होती है, और फिर सबसे लास्ट में साइज इंक्रीज करती है। आप ऐसे लिखो, है ना। एग्जैक्ट डेटा मत बनाओ, वो साइन मत बनाओ, ठीक है, क्योंकि साइन बनाने से पंगा है ना। हाँ, साइन बनाने से पंगा है, बिकॉज फिर वो एग्जैक्ट डेटा हो जाएगा, और एग्जैक्ट डेटा ये नहीं कहता है ना, एग्जैक्ट डेटा ये नहीं कहता है। अब अगर मैं इसको ग्राफ में समझाऊं ना, तो आपने ग्राफ इसका बहुत फेमस सा ग्राफ देखा होगा इधर, है ना। आपने एक बहुत ही फेमस सा ग्राफ देखा होगा ऐसा। ये है यहाँ पर साइज, या फिर रेडियस कह दो, है ना, आप एटॉमिक रेडियस कह सकते हो। और ये है सर एटॉमिक नंबर, है ना। आपने ये वाला ग्राफ देखा होगा, बहुत ही फेमस सा ग्राफ है इसका। ऐसे बनता है, साइज डिक्रीज कर रही है, फिर साइज लगभग सेम रहती है, और लास्ट में इंक्रीज कर जाती है ना, लास्ट में इंक्रीज कर जाती है। तो ये लास्ट में जो इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर कौन है? कॉपर है और जिंक है ना। ये साइज ऐसी होगी। ये है अपना 3D सीरीज के एलिमेंट। ये कौन से हैं? 3D सीरीज के एलिमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, 3D और 4D सीरीज में से किसका साइज बड़ा होगा? 4D और 5D सीरीज में से किसका साइज बड़ा होगा? है ना। या फिर एटॉमिक रेडियस लिख दो, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या लगता है आपको? एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। हमने लिखा था 3D और 4D और 4D और 5D सीरीज की जो साइज होती है लगभग सेम होती है, लगभग सेम होती है। ये साइज सेम होने का रीजन कौन बताएगा? ये 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स की साइज सेम होने का रीजन क्या है? हाँ जी, जल्दी बताइए। अब यार ये खुद से बताना पड़ेगा भाई दादा, ये खुद से बताना पड़ेगा यार, इतना तो करना पड़ेगा, है ना। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। रीजन बताओ, रीजन, रीजन बताओ। का रीजन बताओ, क्या था? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। का रीजन था पुअर शील्डिंग ऑफ, पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और सर इसी को हम लोग क्या कहते थे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को क्या कहते थे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
याद आया, इसी को कहते थे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बस खत्म, है ना। सर होता क्या है 5D से पहले, सर 5D से पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं किसमें, 4f में। और सर 4f के जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। ये आउटर इलेक्ट्रॉन को उतना रिपेल नहीं कर पाएंगे जितना एक्चुअली करना चाहिए, है ना। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप सोच रहे हो ना उससे ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आप सोच रहे थे साइज बढ़ेगी, लेकिन साइज बढ़ेगी नहीं। मतलब साइज जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती, साइज थोड़ी सी बढ़ती है और थोड़ी सी बढ़ती है। मतलब 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स की साइज लगभग सेम रह जाती है ना। तो अगर ये वाला ग्राफ 3D का है, 4D का जो ग्राफ है वो भी इसी को फॉलो करता है ना। 4D का ग्राफ भी इसी को फॉलो करता है, ये आपकी 4D सीरीज एलिमेंट्स। लेकिन सर जो 5D सीरीज एलिमेंट्स होते हैं का ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल इसके आसपास चलता है, बिल्कुल इसके आसपास चलता है। यस, हाँ। और सर ये जो ऑर्डर है इसका भी एक एक्सेप्शन होता था। सर इस ऑर्डर का भी एक्सेप्शन है। क्या ऑर्डर, क्या एक्सेप्शन था बताइए। ये एक्सेप्शन लिखवाया था आपको, क्या एक्सेप्शन था बोलो। एंडियम सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद 3D के बाद, नहीं ये तो साइज का ऑर्डर है ना। हाँ हाँ चलो। आप ऐसे 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 एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, रेडियस ऑफ ZR और रेडियस ऑफ HF कैसी होगी। रेडियस ऑफ ZR एंड रेडियस ऑफ HF बताइए। हाँ बोलो, रेडियस ऑफ ZR एंड रेडियस ऑफ HF किसकी साइज बड़ी होगी, किसकी साइज छोटी होगी, जल्दी से बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ। हाँ ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है भैया काफी बार। ये क्वेश्चन साइज जो होती है ना वो लगभग सेम होती है सर। क्यों यार, ये जरा सर ये 4D सीरीज का एलिमेंट है और सर ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, इनकी जो साइज है लगभग सेम होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर मैंने दे दिया स्कैंडियम, यहां दे दिया इट्रियम, यहां दे दिया लेंथेनम और यहां दे दिया AC, इसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा। हाँ जी ये बताइए, इसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा। ये है अपना ग्रुप नंबर 3, है ना। ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है, इसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा। इसमें ध्यान रखना साइज डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज ही करती है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज ही करती है, यस इंक्रीज ही करती है। ये जो ऑर्डर होता है ना ये आपको लिखवाया था ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक एप्लीकेबल होता है ना। ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 तक एप्लीकेबल होता है, लेकिन ग्रुप नंबर 3 में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करता है विदाउट एन एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ 4f इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4f इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है भाई। डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगा सीधा, है ना, सीधा सीधा इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो बोलो। यस, ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का है और ये 6D का है ना। तो यहां डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज ही करता है, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ F इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं होती। F इलेक्ट्रॉन्स की बात होने की वजह से 4D और 5D सीरीज में डिफरेंस आता है। यहाँ F इलेक्ट्रॉन्स है नहीं तो ऑर्डर यही होगा, सेम ऑर्डर होगा। यस, डाउन द ग्रुप जाने पर है। यहाँ कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 तक काम करता है। ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया जी। तो अब देखो, ये जो चीज मैंने समझाई है, जो जो चीज हमने समझी है वो नोट्स में लिखा हुआ है आपके। हाँ डी ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शन है भाई, बिल्कुल है ना। इसी वजह से D एंड F ब्लॉक जनरली लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें खूब सारे एक्सेप्शन आते हैं। जो चीज मैंने समझाई है ना, इसको होमवर्क में अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, ये जो चीज मैं समझा चुका हूँ ना, मतलब वही चीज लिखी है। देखो ये लिखता है ना 5D और उनकी 4D सीरीज की साइज लगभग सेम होती है, उसका रीजन दिया है वो मैंने आपको समझा दिया। ये यहाँ पर बोलता है कि लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। ये आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, है ना। ये आप लोग खुद से लिख लेना, लिख लोगे क्या। डन। अच्छा, हाँ इसको पढ़ लेना, मतलब जो मैंने लिखवा दिया ना वो उसको पढ़ लेना, वो लिखा हुआ है तुम्हारी कॉपी में, समझा हुआ है। डेंसिटी की बात कर लेते हैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। सर डेंसिटी क्या होता है, सुनो सुनो सुनो। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है सर, है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। सुनो सुनो सुनो, हाँ डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। अरे डेंसिटी को खत्म करते हैं ना भाई, डेंसिटी को खत्म करते हैं। और देखो सर डेंसिटी है मास बाई वॉल्यूम। तो सर देखो, अगर मैं एक सीरीज की बात करूं, इन ए सीरीज,
इन ए सीरीज एक जनरल ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मास बढ़ता है ना, एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो। और सर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है। अगर साइज छोटा हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो भी छोटा होगा, वॉल्यूम कम होगा। अगर देखो लेफ्ट टू राइट मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो बताइए डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? सर एक जनरल ट्रेंड ये कहता है कि डेंसिटी इंक्रीज करनी। यस, जनरल ट्रेंड ये कहता है कि एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो जो आपकी डेंसिटी है वो इंक्रीज करनी चाहिए। एक कॉमन सेंस ये कहता है। यस, कॉमन सेंस ये कहता है। डन, ये ऑर्डर होना चाहिए। देखो लिखता है कि द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट्स इन ए जनरल इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट। लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी इंक्रीज करना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम डेंसिटी किसकी होगी, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ बेटा 3D सीरीज के बारे में पढ़ना होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मिनिमम डेंसिटी किसकी होगी तो किसकी बोलोगे? और मैक्सिमम डेंसिटी अगर तुमसे कोई पूछे किसकी होगी तो किसकी? मिनिमम और मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी, ये किसका बोलोगे? जल्दी बताइए, बताइए फटाफट। मिनिमम और मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, आप बोलोगे सर मिनिमम डेंसिटी होगी स्कैंडियम की और मैक्सिमम होनी चाहिए जिंक की, लेकिन बेटा जिंक की नहीं होती, कॉपर की होती है ना, ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है। यस यस, हाँ जिंक की होनी चाहिए थी, है ना, जिंक की होनी चाहिए थी मैक्सिमम डेंसिटी, लेकिन किसकी होती है? कॉपर की होती है। किसकी होती है? कॉपर की होती है, ध्यान रखना। क्यों? अरे भैया समझ गए ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ जाती है ना। अरे जिंक की साइज इंक्रीज कर जाती है, साइज इंक्रीज करेगी तो रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी तो उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी जिंक की, है ना। डेंसिटी कम हो जाती है, इसी वजह से जिंक की डेंसिटी ज्यादा होने की बजाय कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होती है। अरे बता तो दिया। अरे साइज का, साइज साइज की वजह से भाई, जिंक की साइज बढ़ गई थी, साइज का ग्राफ ये था ना। अरे यार, साइज का ग्राफ ये था ना, जिंक की साइज बढ़ गई थी, साइज बढ़ गई मतलब वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम होगी, है ना। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम होगी, तो ये जो ऑर्डर आया ना, ये डिफरेंस किसकी वजह से आया? साइज की वजह से आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट सर, अब इसके बाद अगला आता है, देखो ये लिखा हुआ, डेंसिटी जो है ना कॉपर की ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ जिंक के, है ना, ये मैंने लिख भी दिया है ना। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइज है वो इंक्रीज कर जाती है, साइज ज्यादा होती है जिंक की, इस वजह से। यस, ऑल राइट। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये तुम्हारा होमवर्क है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जाना, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी करवा रखा है मैंने, डी ब्लॉक एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी करवा रखा है, कॉपी में लिख लेना पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। जो डी आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर लिखवा रखे हैं, सारा का सारा यहाँ लिखना है। ये लिख के अगली क्लास में आना, रिवाइज करके आना इसी। ठीक है, डन हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, हो जाएगा ना पक्का? ठीक है साहब। ठीक है जी, ठीक है। तो ये लिख के लाना, है ना। बाकी चीज हम लोग अगली क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क में दे दूं। एक ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको कीजिएगा होमवर्क में, है ना, जो जो आप लोग कर सकते हो, जो जो आप लोग कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कीजिएगा होमवर्क में, है ना। दो चार क्वेश्चन दे देते हैं ना यार। ये नहीं कर सकते अभी। हाँ ये कर लेना, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो। बस इतना ही करना अभी, है ना, बस इतना ही क्वेश्चन होमवर्क में करना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या हो गया मैं आपको बता देता हूँ। आज आपका होमवर्क क्या हो गया, रिवीजन करना है, क्योंकि आज हमने काफी सारे एक्सेप्शंस पढ़े हैं। आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी। आपको मॉड्यूल भी अभी नहीं सॉल्व करना है ना, अभी आपको मॉड्यूल नहीं सॉल्व करना, आज पहला लेक्चर है, मॉड्यूल सॉल्व नहीं करना, अगली क्लास में करना है मॉड्यूल। ठीक है, डन। हाँ अभी क्लास को हम लोग करते हैं खत्म। ठीक है, ठीक है। सीमा है, तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। काफी सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है ना, आज वाले लेक्चर में।
उसमें से काफी सारे एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस के बहुत सारे एक्सेप्शंस हमने पहले भी पढ़े हैं, जैसे रेडियस में जो एक्सेप्शंस होते थे, जो हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके थे, एक बार आपका रिवीजन हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी अच्छे से कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं तब उतना डिटेल में नहीं करवाऊंगा जितना डिटेल में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में करवाया है, ठीक है ना। तो उसको फटाफट हम लोग खत्म करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को, ऑलराइट। और बाकी इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो चैप्टर है मैंने आपसे कह ही दिया था, 3 से 4 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। आराम से करवाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज भी देखो कोई जल्दबाजी नहीं करी हमने, है ना। लेकिन साथ साथ पढ़ते रहना आप लोग, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरी थ्योरी चलेगी, पूरी थ्योरी, है ना। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, है ना। तो साथ साथ रिवाइज करते रहना, नहीं तो फिर लास्ट में मुझे गाली दोगे, सर इतने सारे एक्सेप्शन हो गए, सर इतने सारे एक्सेप्शन हम कैसे याद रखेंगे, है ना। तो ऑलराइट, अबे कौन सी 2 लाइन, मतलब इस वॉल्यूम से, है ना, इस आवाज से 2 लाइन सुनाते हुए ही शर्म आएगी। कोई बोलेगा बताओ आवाज कैसी हो रखी है और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, कोई बोलेगा भाई आवाज तो ठीक कर ले यार पहले, नहीं क्या। हाँ तो मुझे लग रहा है 2 लाइन आपको अगली क्लास में सुनाएंगे। अगली क्लास में, है ना, हाँ अगली क्लास में एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में काफी ठीक हो जाएगा ना, अच्छी सुनाएंगे, अच्छी वाली नेक्स्ट क्लास में। हाँ 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 नेक्स्ट क्लास, अरे अगली क्लास में भाई। भाई लोगों अब जाने दो, मुझे क्लास और भी लेनी है, ठीक है। हाँ मुझे क्लास और भी लेनी है, ये काफी सारी। अभी तुम्हारे डीपीपी के सॉल्यूशन मिलने लग गए हैं, आप चेक कर लेना, है ना। डीपीपी के सॉल्यूशन मिलने लग गए हैं, मैंने 4-5 डीपीपी जो है उसके सॉल्यूशन डाल दिए हैं, ये और डाल दूंगा, ठीक है ना। ठीक है? चलो 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 चलो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में सुन, ऑल राइट। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे यार, मतलब पीडब्ल्यू में लोग शायरी सुनाते हैं, कल हम इतना जी जान से पढ़ाते हैं, 1.5 पौने 2 घंटे का जितना भी लेक्चर होता है दम लगा के पढ़ाते हैं, नहीं क्या, बीमार हो तब भी पढ़ाते हैं। और फिर भी लास्ट में जाते जाते अगर कोई एक आधी लाइन सुना भी दें तो लोग बोलते हैं सिर्फ शायरी सुनाई जा। और वही लोग बोलते हैं जो पीडब्ल्यू में कभी आके क्लास नहीं लेते, उनको पता नहीं है कि लोग कितनी मेहनत भी करते हैं इधर, पता है ना आप लोगों को, क्योंकि तुम लोग तो लेते हो क्लास। यस, हाँ, चलो भाई नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अब, है ना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और ज़्यादा पढ़ाई जरूर करते रहें, कि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराना। चलिए फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।